कल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बयान दिया था कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म के बुर्का पहनकर बंकर में छुप जाती है। मोदी के उस बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सांप्रदायिकता से कांग्रेस का बुर्का अच्छा है। मोदी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नाकामियों को बुर्के से छुपाती है। सवाल यह है कि कांग्रेस के बुर्के के पीछे ऐसा क्या है जिस पर मोदी के बयान से इतना हंगामा मच रहा है। कांग्रेस पार्टी जब जब संकट में आती है सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं। सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। सेक्युलरिज्म को क्या समझते हैं? अगर आप एक तरफ बुर्का देखना चाहते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। राजनीति का आधार केवल सांप्रदायिकता है, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगे। इस तरह अगर देश को गुमराह लोग करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आइए मुकाबला हो जाए। रविवार को मोदी बुर्के को लेकर कांग्रेस पर बरसे तो सोमवार की सुबह कांग्रेस अपनी फौज के साथ तैयार थी। सरकार में बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर पार्टी प्रवक्ता और छोटे बड़े नेता मोदी पर चौतरफा हमला करने लगे। मनीष तिवारी, राजीव शुक्ल, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, आरपीएन सिंह, शकील अहमद, जगदम्बिका पाल और सत्यव्रत चतुर्वेदी मोदी पर बरसने लगे। बुर्के के बयान पर हर कोई मोदी को घेर रहा था। ये सांप्रदायिकता के पहिए बहुत ही संकीर्ण है। ये समझते हैं कि हर वो धर्मनिरपेक्ष भारतीय जिन्हें ये कुत्ते के बच्चे के रूप में परिभाषित करते हैं कि उसको इन सांप्रदायिकता के पहियों के नीचे कुचला और रौंदा जाए। सेक्युलरिज्म की परिभाषा मोदी जी के क्या है? धर्मनिरपेक्षता के बारे में वो क्या कहते हैं? हम वो सुनना चाहेंगे। सांप्रदायिकता के नंगेपन और बेशर्मी से अच्छा है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। ये पूरे देश को मालूम था कि जो नकाब उन्होंने पहना रखा था विकास का, वो तो सिर्फ नकाब है और जब इलेक्शन आता है वो नकाब हमेशा उतर जाता है। अगर आप एक तरफ बुर्का देखना चाहते हैं, दूसरे साइड खाकी शॉर्ट्स, तो मेरे ख्याल में वन इज प्रेफरेबल टू द अदर। 444। इन सब के बाद आए कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन ने बुर्के पर मोदी को बुरा भला तो कहा ही, पुणे में यूपीए सरकार पर हमला करने के लिए मोदी के उठाए गए मुद्दों पर भी मोदी की गुजरात सरकार को घेरा। हमारे यूथ को आप हमारे देश में घूम घूम करके समझाते हैं कि ये करिए, आपने गुजरात में क्या किया? सबसे पहले तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, 444 में से गुजरात को कितने गोल्ड मेडल मिले? 0। स्कूल्स के अंदर वैकेंसीज नहीं फिल हो पा रही हैं, तो किस तरीके से ये अपने राज्य के अंदर एजुकेशन का भला करते होंगे? इंटरनेशनल टूरिज्म की जो फर्स्ट 10 स्टेट्स देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखा गुजरात गायब। लगे हाथ नीतीश ने भी कह दिया कि इसीलिए बीजेपी से पल्ला छोड़ाना सही था। पिछले 2-3 दिनों में जो बातें सामने आई है वो हमारे स्टैंड को पुख्ता करते हैं कि ये काम करना जरूरी था। नरेंद्र मोदी आज इस देश के हिंदुओं का आवाज बन गए हैं, लाउड स्पीकर बन गए। कांग्रेस पार्टी ने कितनी भी दलील की, ये आवाज अब दबा नहीं सकती। मोदी बोले फिर कांग्रेसी बरसे। अब बीजेपी बचाव कर रही है, कांग्रेस फिर हमला करेगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी कुत्ते के बच्चे जैसा बयान दे चुके हैं और उससे पहले मोदी के खास अमित शाह राम मंदिर बनाने का वादा कर चुके हैं। बीजेपी का वार और कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी का वादा और कांग्रेस का विवाद, सब चर्चा में। लेकिन देश का क्या हो रहा है? पिछले 6 हफ्तों में पेट्रोल 7 रुपए महंगा हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पार करके बैठा हुआ है। 61 रुपए 21 पैसे का मुंह भी देख चुका है। रुपया कमजोर हुआ तो महंगाई महामारी बन गई है। जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 4.86% हो गई, जो पिछले महीने 4.7% थी, जबकि रिटेल में महंगाई दर बढ़कर 9.87% रही। ऑटो सेक्टर में छटनी की तैयारी है तो कंपनियों ने हायरिंग टारगेट घटा दिए हैं। कई प्लांट में काम में कटौती की जा रही है। कुल मिलाकर आम आदमी चारों ओर पिस रहा है, लेकिन नेता बुर्के और कुत्ते की बहस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये एक बिल्कुल बेकार का मुद्दा है, जो कुछ लोग अपने सोचते हैं कि उनको फायदा होगा, इसलिए इस मुद्दे को उठाते हैं। हालांकि उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा कहना यह है कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रोटी के मुद्दे हैं, मकान के मुद्दे हैं, उस पर हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए।
जी हाँ, इन तमाम मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिन मुद्दों पर बात हो रही है वो ये है कि बुर्का, कुत्ता, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, इस तरह के मुद्दों पर राजनीति हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी के बुर्के के पीछे जिसकी वजह से इतना हंगामा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अली अनवर साहब मौजूद हैं, जेडीयू के सांसद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ बने रहेंगे इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रशीद आपसे ही शुरुआत करें। अगर ये जो पूरा नरेंद्र मोदी की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जवाबी हमला किया जा रहा है, दरअसल है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी कह रही है अपनी नाकामियों को इस बुर्के की आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में छुपा रही है? देखिए सुमेरा, बात दरअसल ये कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करी है। कांग्रेस का आइडिया था कि मोदी जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए और उससे हम उन्हें टकराव से बचने का कांग्रेस प्लानिंग कर रही थी। जब से ये पपी और या जो कुत्ते वाली बात आई तो कांग्रेस को इसमें एकदम से एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब कांग्रेस को लगता है कि तमाम जो सरकार की खामियां हैं या दूसरे तरीकों का, क्योंकि देखिए देश बहुत बड़ा है, कोई सिंगल इशू देश में नहीं होता है, तो लेकिन कांग्रेस का एक कंफर्ट जोन है, जो सेक्युलरिज्म का जो झंडा है वो कांग्रेस का कंफर्ट एरिया है। और वहां के ऊपर कांग्रेस को लगता है कि वो चाहे जयललिता हो या चाहे मायावती हो या चाहे ममता बनर्जी हो, उस तरह का, और क्षेत्रीय दलों पर खासतौर से एक शिवसेना और अकाली दल को छोड़ के उन्हें व्यापक समर्थन भी मिल सकता है। तो कांग्रेस को उस कंफर्ट जोन में आने में बड़ा अच्छा मौका मिला। और अब देखिए आज सुबह से ही कांग्रेस अमूमन शाम 4 बजे से पहले कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आज सुबह से ही सब लोग शुरू हो गए। और ये एक सोची समझी रणनीति का वो है। और जो जहां तक मेरा इन्फॉर्मेशन है कि राहुल गांधी इसके पीछे, राहुल गांधी को लग रहा है कि अच्छा मौका है कि जो भी नरेंद्र मोदी बोले उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि तर्क देखिए बहुत मजबूत नहीं होते। हमारे यहाँ नेता जो है बहुत मेहनत करके नहीं बोलते, कुछ भी कहते हैं कि साहब बंगाल में पूरी साक्षरता थी, तब इस तरह की बातें कही जाती हैं। आपके मुताबिक कांग्रेस को इसमें फायदा दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी हमले कर रहे हैं तो वो जवाबी हमले कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, बुर्के वाले बयान पर या इससे पहले के बयान पर। हमारे साथ संजय झा भी जुड़ गए। संजय, क्या कांग्रेस को अपनी तमाम नाकामियां, उनकी सरकार की जो कमियां हैं उन्हें छुपाने का एक अच्छा मौका मिल गया है? नरेंद्र मोदी हमले कर रहे हैं, वो जवाबी हमले कर रहे हैं। सुमेरा, देखिए नरेंद्र मोदी पर सच बोलने का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता है। और जहां तक उन्होंने जो भी कहा है, जो पूना में मैंने कल देखा था, सुना था कि उन्होंने इतनी गलत बातें की हैं, मैं समझता हूं कि उनका ये कहना बुर्का ऑफ सेक्युलरिज्म ये यही सिद्ध करता है सुमेरा कि एक विभाजक नकारात्मक जो पॉलिटिक्स रहा है उस पर आप देखिएगा कि जैसे चुनाव के दिन सामने आएंगे, इस पर मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जो मैं समझता हूं कि पूरे सांप्रदायिक उनका एक जो रणनीति है वो खुलेआम दुनिया देख रही है। नहीं संजय, सवाल ये है, आइसोलेशन में नहीं संजय, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अगर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अगर आपका ये तर्क मान भी लिया जाए तो वो राजनीति आपको भी सूट कर रही है, आप भी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सो मेरा ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप देखिएगा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पर जो भी राजनीतिक दल यहाँ कम्युनल एजेंडा पर जो भी अपने राजनीति कर रहे हैं वो सच कहिए तो संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो ये कहा है कि आप जात पर भी आप सम्मेलन मत कीजिए, जात पर भी राजनीति मत लाइए। तो एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के सामने। जहां तक नरेंद्र मोदी ने जो भी कांग्रेस पर जो आलोचना की, देखिए यही इसी बात का जो रशीद किदवई बोल रहे हैं, सुबह से हम क्यों जवाब दे रहे हैं ट्विटर पर या आज आपके टीवी चैनल पर हम क्यों आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति लोगों को भड़काने, उलझाने, बहकाने में लगा हुआ है। आपको मैं आंकड़ा देना चाहूंगा। कल उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस पर भारत को कोई गर्व हो। तो क्या भारत के IITs और IIM के जो लोग, जो हमारे छात्र जो आगे बढ़ के दुनिया में इतनी तरक्की किए हुए हैं, क्या उस पर हमको गर्व नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो आपके मुताबिक भड़का रहे हैं, चाइना का, एक मिनट, आप भड़का रहे हैं, उलझा रहे हैं और गलत। मैं समझता हूँ कि जो आदमी एक पार्टी का अपने आप को बहुत ही जिम्मेदार नेता समझता है, क्या समझता है कि भारत के लोग को दिमाग नहीं है? क्या हम लोग क्या कोई ये सच्चाई जानने के लिए किसी में क्षमता नहीं है? और वो कहते हैं कि चाइना, एक मिनट, आपको आखिरी बात बताना चाहूंगा। इसे भारत के जो भी लोग देख रहे हैं आपके प्रोग्राम को मालूम हो जाएगा कि किस पर भरोसा करें, किसको जिम्मेदार समझें। उन्होंने कहा कि चाइना ने अपने शिक्षा पर 20 से 25% GDP का खर्चा किया हुआ है। सच्चाई है 3.5% या 4%।
अब इस तरीके का बेतुका बात यदि कोई करे आपके तो आप मुताबिक उसको बेतुकी आप की बात कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, गलत जानकारी लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए आप जवाब दे रहे हैं। अली अनवर साहब, क्या यही है जो राजनीति, जो इस वक्त बयानबाजी हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्या सिर्फ यही है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी गलत जानकारी सामने रख रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और जो असली मुद्दा है देश का वो गौड़ हो जाएगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा और जो जज्बाती सवाल है, जो उन्माद का सवाल है, वो ऊपर आ जाएगा और ये इसके लिए नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। देखिए, वो डबल मीनिंग वाले शब्दों का, अल्फाजों का, मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से कई बार फिल्मों में भलगर गीत सेंसर बोर्ड की कैंची से बचने के लिए डबल मीनिंग वाले लोगों का जो सेक्सुअल थ्रस्ट है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए डबल मीनिंग वाले गीत और सीन भलगर बच भी जाए सेंसर बोर्ड से जी। और लोगों की इन भावनाओं से खेलें भी, तो उसी तरह की टेक्निक का नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई भी मौका हिंदू और मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण हो, मुसलमानों को जिनको वो अपना विरोधी मानते हैं उनको नीचा दिखाने का, उनको अपमानित करने का, उनको गाली देने का वो कोई भी अवसर नहीं चूकते हैं। सभी जानते हैं कि बुर्का मुस्लिम औरतों के तहजीब का, ध्रुवीकरण का कोई एक हिस्सा है, तो उसको वह प्रतीक अपना इन्हीं सब चीजों को बनाता। विजय, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमला कर रही है नरेंद्र मोदी पर और कह रही है कि हमारा बुर्का अच्छा है, बीजेपी की तरफ से लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपकी अपनी नाकामियां हैं जिनकी आड़, अब जिनको आप छुपाते हैं धर्मनिरपेक्षता की आड़ में, बुर्के की आड़ में, क्या ये ठीक है आरोप कांग्रेस पार्टी का? देखिए, अगले साल चुनाव है और देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो दोनों पार्टियां कह रही हैं कि देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे की है। तो ये जो 35 साल से नीचे की आयु वर्ग के लोग हैं, क्या इनके लिए बुर्का, कुत्ता, पिल्ला या दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, या बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है? मेरे ख्याल से ये दो दूसरी बातें हैं, ये इस युवा वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट रखती है जिसके वोट दोनों पार्टियां चाहती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि दोनों पार्टियों के बीच इस तरह की धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बात हो रही है और दोनों पार्टियों को शायद ये सूट करती है। संजय झा हमारे साथ है। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मोदी महंगाई की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं, सरकार नकारा हो चुकी है उसकी बात करते हैं, 20,000 मेगावाट बिजली के जो बनाने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है क्योंकि कोयला नहीं है। तो इन चीजों के जवाब आप क्यों नहीं देते फिर? इसमें मोदी को घेरने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप देखिए, हमने तो हमेशा यही बात दोहराया हुआ है कि गौर कीजिए आप सच्चाई पर। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि पिछले 9 सालों में जब यूपीए रहा है सरकार में, आपने देखा है कि 5 साल तक तो 9% से ज़्यादा जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, गरीबी देश में कम हुई है। यदि आप देखेंगे हमारा पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। आज क्या जवाब दिया है हमने ट्विटर पर? इन्होंने कहा शिक्षा पे यहाँ पर आप देखेंगे 2003-4 में, मेरे पास सब आंकड़े मेरे पास। नहीं संजय, आपके पास जरूर है सब आंकड़े। संजय 5,000 करोड़ हमने खर्च किया था। आपके पास उसकी बात कीजिए ना संजय, आपके पास सब आंकड़े हैं। भाई बीजेपी गाना गाती है ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल का, और आप गाना गा रहे हैं यूपीए 1 का। यूपीए 2 की आपकी क्या उपलब्धि है? हम तो सफल हुए हैं। यूपीए 2 में क्या उपलब्धि आपकी? क्या उपलब्धि आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पर नहीं, आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर कितने जॉब कार्ड दिए गए हैं मनरेगा में। आपको मालूम है कि मनरेगा ने हमारे रूरल लैंडस्केप को बदल दिया है। अभी जो फूड सिक्योरिटी बिल आएगा, लगभग 67% भारत के लोगों को, जो यहाँ पर हमारे पास ये सच्चाई है कि यहाँ पर गरीबी है, ये सच्चाई है। हमारे पास भूख एक सच्चाई है। और यहाँ पर ये बदलाव जो है, कितनी बेरोजगारी है देश में, यदि हम आर्थिक मंदी जो खराब है उसके लिए हर चीज के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ तो यहाँ की भी तो कुछ कमजोरियां, मूलभूत कमजोरियां होंगी। नहीं,
मैं मानने के लिए तैयार हूं कि कोई भी सरकार अपने घमंड में, अहंकार में ये नहीं कहेगी और हम भी नहीं कह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं, जिस तरीके से हम कर सकते थे, शायद उसमें हमें और भी करना है, अभी वक्त है। परंतु इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं, आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि पिछले 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय हालात सचमुच बहुत ही नाजुक रहे हैं। अमेरिका और यूरोजोन और जापान का क्या हालत है, ये सब जानते हैं। और यदि उससे हमें लाभ भी मिलता है तो उनकी परेशानी भी हम पर कभी कभी आ सकते हैं। बीजेपी से परंतु फिर भी भारत ने प्रगति की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो रोड में हो, चाहे वो। आप सुन रहे हैं संजय जी को, वो बता रहे तमाम आंकड़े कि हमने तमाम उपलब्धियां की हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो गलत जानकारी लोगों के सामने रख रहे हैं, इसलिए हम उसका जवाब दे रहे हैं। हेलो जी, रामेश्वर जी, कांग्रेस पार्टी का आरोप नरेंद्र मोदी पर कि वो गलत जानकारी लोगों के सामने। कांग्रेस की बात सुन रहा था, ये तो देखिए, जब इंटरनेशनल एजेंसी की रेटिंग हुई तो कहा कि 2 साल में इतने बड़े बड़े घोटाले शायद ही दुनिया में कहीं हुए। एक तो घोटालों की सरकार बन गई। चलो मैं वो भी छोड़ देता हूँ। कांग्रेस का नारा क्या है, हम गरीबी मिटाएंगे, महंगाई मिटाएंगे, ये नारों पर ही चलती है। ये अभी बोल रहे हैं 67% फूड सिक्योरिटी, पीडीएस सिस्टम पहले से है। 65 साल में 55 साल आप राज किए। ये मानते हैं ना कि अभी भी आपने लोगों के लिए नहीं किया, लोग गरीब है इसीलिए अब दाना डाल के, कागज के टुकड़े डाल के, चावल और गेहूं देकर के आप वोट लेना चाहते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, इसका जवाब संजय जी देना चाहते हैं, उनसे जवाब ले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास उन्होंने गुजरात में किस तरह का किया, फिर उन्हें क्यों इस तरह की बातें अपने भाषण में शामिल करने की जरूरत है, जहां वो बुर्का, कुत्ता, इस तरह की बातें करते हैं ताकि इस तरह के हमले हो? क्या उनको भी ये सूट करता है? हाँ नेहा जी, नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी बोल दिए इसीलिए बात का बतंगड़ बन जाता। आप बताइए, देहात में ऐसे अपने घर में कोई निकम्मा होता है, कुछ नहीं करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार तू बुर्का पहन लो, तुमसे कुछ होता नहीं है। तो ये एक प्रचलन। रामेश्वर चौरसिया जी, नरेंद्र मोदी आपके नेता हैं। नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझकर बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो कुछ भी अगर कह रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे होंगे, उसके बहुत सारे मतलब है, मायने हैं, और वो समझते हैं। क्या वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उन्हें उन मतलब और मायनों तक ही पहुंचना है? देखिए मामला क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने तो डेवलपमेंट की इतनी बात की, एक भी तो मीडिया में चला नहीं। पहले आप बताइए, बहस किस पर हो जाती है, जो आम जुमला है उसी पर बहस हो जाती है। उसको लोग किस तरह से पेन करा, कुत्ते वाली बात की। अगर मैं पूछता हूँ, संजय जी बैठे हैं, कांग्रेस के नेता, अगर ये बात निकल जाती उनके मुंह से, राहुल गांधी जी से, चाहे किसी से, ये क्या बोलते मालूम है, देखो हमारा नेता कितना महान है, तो कुत्तों का भी ध्यान रखना, आदमी तो दूर की बात है। उसका मकसद तो यही था। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए, एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड गए तो कैसे इन लोगों ने हो हंगामा मचाया, लेकिन राहुल जी जा रहे हैं तो उसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं। ये देखिए, ये अलग विषय है। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की ये बात करें तो भैया हमने कहाँ रोका आपको 55 साल में डेवलपमेंट पर करो। पीडीएस सिस्टम पूरे देश में आप ही के राज में चल रहा था, अभी दूसरों का राज आया। अगर छत्तीसगढ़ में हम बढ़िया से कर सकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये दे सकते हैं, तो आपका 3 रुपये कौन खरीदेगा? ठीक है सर, इस बीच सीपी ठाकुर भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन संजय, पहले आपका जवाब, जो रामेश्वर चौरसिया जी आरोप लगा रहे थे कि विकास आपने नहीं किया है, किसने आपको विकास करने से रोका था, और विकास के मुद्दे जब नरेंद्र मोदी उठाते हैं उस पर आप जवाब नहीं देते हैं, तो क्या यही आप बुर्के के पीछे छुपा रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप फिर भी जो समाज में फूट डालने का जो सांप्रदायिक जो उनकी रणनीति रही, वो वापस इसीलिए आ रहा है क्योंकि यूपीए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। चाहे जितनी भी चुनौतियां हो, मुकाबला करना हो, मनरेगा में 10 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड, फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, ये सब देश का नक्शा बदल दिया है। और एफडीआई, मल्टी ब्रांड रिटेल, देखिए ढेर सारे जो हमने स्टेप्स लिए हैं, चाहे आरटीआई हो, जो भी हो, इस सब का प्रभाव लंबे दर्जे में होगा। ये हर चीज का रिजल्ट आपको 6 महीने में नहीं मिलने वाला है। देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत और चीन सबसे आगे रहा है 10 साल लगातार, और इसका पूरा श्रेय यूपीए सरकार को जाएगा। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर, देखिए सुमेरा, ये इनका हमेशा से यही एक उनका मुद्दा है। ये अमित शाह, ये जो आपने इनका भाषण सुना हुआ है, हर जगह इन्होंने वापस वो हिंदुत्व स्ट्रेटेजी चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं आंकड़ों पर। इसका हमने इतना, आज यदि हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी, नहीं 1 मिनट में ये चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को, और रामेश्वर जी जो भी गलत शब्द, निकम्मा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनका तो बेतुका और घटिया तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे। आज हमने जो कहा है सुमेरा ट्विटर पर, या जो अजय माकन ने कहा है, यदि हमने कुछ गलत कहा है तो चुनौती देते हैं नरेंद्र मोदी को। कल काहे नहीं
भाषण में आके इसके यदि हमने गलत कहा है तो उसको आप बताइए सही क्या है, हिम्मत है तो बताइए, सच का सामना कीजिए। संजय झा का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी तो विकास के मुद्दों पर भी जवाब दे रही है, क्योंकि विकास हमने किया है, क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के पास कोई और रास्ता नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति आप इख्तियार कर रहे हैं। सीपी ठाकुर जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आ नहीं रहा, सुनाई नहीं पड़ा। सीपी ठाकुर जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही अभी मिली बीच में बंद हो गई। जी सीपी ठाकुर जी, आपसे जानना ही चाहेंगे, संजय झा हमारे साथ मौजूद है, उनका ये आरोप बीजेपी पर कि आप विकास की बात जरूर करते हैं लेकिन विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बांटने की देश को राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, बांटने उठने का इसमें सवाल नहीं है। नरेंद्र जी ने कहा कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारी क्या हालत है, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामरिक स्थिति कैसी है, और उन्हें तुलना किया चीन से और ये एक और देश से। तो फिर उनका कहने का मतलब कि हमारा देश जो है इसको ज़्यादा विकसित होना चाहिए था इंडिया को। अब तक अभी जो वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है उस सबको देखते हुए कहने का मतलब है कि जो सरकार में है वो सब चीज को, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो भी हो, विकास नहीं हो रहा है, सबको कवर करने के लिए एक बुर्का शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। बुर्का एक कवर है, उसे कोई रिलीजन और इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीपी ठाकुर साहब जी, विजय सवाल पूछना चाहते हैं जी, पूछें। कांग्रेस की यूपीए सरकार की आप घेराबंदी, महंगाई, भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों पर आसानी से कर सकते हैं, तो ऐसे में, और दूसरा आपके पास विकास का मॉडल है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर जानबूझकर या क्यों आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, बुर्का या कुत्ते का पिल्ला, ताकि कांग्रेस को एक मौका मिल जाए आपके घेराबंदी करने का या ये कहने का कि बीजेपी हिंदुत्व वोटों की तरफ जा रही है? देखिए, आप इस यहाँ हम एग्री नहीं करते हैं। कुत्ते का पिल्ला का कहने का मतलब है कि एक छोटे जीव का भी अगर वो दब जाता है तो हर एक आदमी जो सेंसिटिव आदमी है उसको एक करुणा का भाव होगा। कहने का मतलब ये था, आप लोगों ने उसको बात का बतंगर बता कहने का मतलब होगा, लेकिन आप जानते हैं परसेप्शन पर राजनीति चलती है, कोई जानवर भी दबता है, ऐसा मौका कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हर एक आदमी जो सेंसिटिव आदमी है उसको दुख होगा। नहीं, सीपी ठाकुर जी, सवाल तो यही है ना कि क्या बीजेपी को भी फायदा उसमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ विकास की बात करते रहो, दूसरी तरफ इस तरह के शब्दों का या इस तरह के संदेश दो जिससे ध्रुवीकरण हो? क्या ये उद्देश्य है? नहीं, देखिए, आप लोग ये ध्रुवीकरण और कम्युनलिज्म ये सब बात उसमें डालिए मत। जो स्पीकर है इस मतलब से नहीं, बोलने की लहजा में कह दिया कि भाई छोटा पिल्ला है वो मर जाता है तब उसमें दुखी होता है जो पीछे बैठा हुआ है, इसका मतलब उसको कोई उसमें कम्युनल कंपोनेंट कहाँ है? ठीक है, अली अनवर साहब, जी मैं आती हूँ संजय आपके पास। अली अनवर साहब से एक प्रतिक्रिया ले लूँ। प्रश्न है जी अली अनवर साहब, आपने सुना सीपी ठाकुर जी को भी, आप संजय झा को भी सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब हम तो सिर्फ विकास के मुद्दे की या देश में कितना विकास होना चाहिए था इसकी बात कर रहे हैं, ये तो बस एक आध बात है। बीच में नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जो ये राजनीति है, क्या इस तरह की राजनीति का फायदा होगा? देखिए, ये बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का खास तौर से इसी तरह के उपमा का, इसी तरह के प्रतीकों का ये इस्तेमाल करते हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। तो इनका तो तरीका ये है। लेकिन मैडम सुमेरा जी, आप भी जो कह रही हैं कि बुर्के के पीछे क्या है, तो ये आप टिप्स तो कहीं नहीं दे रही हैं हमारे मित्र बिहार के हैं चौरसिया जी को कि कल को गए ये गीत बनाएंगे कि बुर्के के पीछे क्या है, ये गाने लगेंगे। जिस तरह से चुनरी के पीछे क्या है वाली गीत होती थी, उसी तरह से ये गा करके और ये टीज करेंगे बुर्के वालियों को, और ये टीज करेंगे उसी बहाने अपना जो कम्युनल एजेंडा है ले जाएंगे। देखिए, बुर्के को हमने इन्वर्टेड कोमा में रखा है और हम ये बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के कहने का क्या मतलब ये था कि बुर्के के पीछे कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाती है, ये था। हम कोई जिंगल बना के नहीं दे रहे, ना हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ना कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई मुखड़ा सुझा रहे हैं। और रशीद, आपसे जानना ही चाहेंगे कि जिस तरह की ये राजनीति हो रही है,
क्या ये राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, जो धर्मनिरपेक्षता और इसके नाम पर जो राजनीति हो रही है, क्या ये राजनीति फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि अभी फिलहाल दिखाई तो यही दे रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। मुझसे पूछ रही हैं। सुमेरा, देखिए ये फायदा पहुंचाएगी, ये नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इलेक्शन के वोट में ये इन सारी चीजों का से फैसला होता है। बात दरअसल ये कि कांग्रेस के पास देखिए आने वाले 2014 में कोई एक नेतृत्व नहीं है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की बात होती है। राहुल गांधी तैयार नहीं है, इसके ऊपर एक प्रश्न, तैयार है या नहीं है इसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोई और कदावर नेता कांग्रेस की तरफ से बढ़ के नहीं आया। मनमोहन सिंह की उम्र ज्यादा हो रही है, तो तमाम चीजें जहां पर एक नरेंद्र मोदी एक जो एक वैक्यूम, एक जगह खाली हो रही थी एक स्ट्रांग लीडरशिप की, उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने विकास की बात करी और काफी वो पुरजोश तरीके से सामने आए थे। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि कोई कमजोर पहलू है जो उनकी छवि है एक तरीके की, उस छवि में जहां उन्होंने ये सब बातें कहनी शुरू कर दी तो कांग्रेस ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इससे जो है जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उससे उसको बहुत ज्यादा व्यापक समर्थन मिल जाएगा। अगर उसका प्रधानमंत्री ना भी बने तो कम से कम वो जनता के बीच में ये कहेगी कि हमने नरेंद्र मोदी को हरा दिया। देखिए आप ध्यान करिए कि नरेंद्र मोदी तो गुजरात में हर बार जीत रहे हैं, लेकिन जो अयोध्या का जो मामला हुआ था उसमें उसके बाद में जो था वो कल्याण सिंह सरकार या दूसरी सरकारें जो डिसमिस हुई थी वो नहीं जीत पाई थी। तो इसलिए देश बहुत बड़ा है, कोई सिंगल इशू देश नहीं है। तो ये तमाम आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है और जो रियल इश्यूज हैं जनता के वो बैकग्राउंड में चले गए हैं। जी हाँ, और संजय फिर एक बार वही सवाल आपसे कि जो असल मुद्दे हैं देश की जनता के सामने जो जाने चाहिए, उनसे क्या बचने का मौका मिल गया है? बुर्के की आड़ में क्या ये कांग्रेस को फायदा हो रहा है? सुमेरा, रशीद के एडवाइस के साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। सच्चाई क्या है कि सरकार जो है, सरकार चाहे वो महंगाई हो, विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, सरकार को तो सरकार इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है, तो छुपने का सवाल ही नहीं उठता है। 2009 में हमने इसीलिए जीता था क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी जब ये मुद्दे उठाते हैं तो उनका जवाब आप नहीं देते। आपकी पार्टी का हर नेता सुबह से जवाब दे रहा है बुर्के वाले बयान पर। नहीं, आप सुमेरा आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। हमने हर दिया है, अजय माकन ने भी दिया है। ठीक है, अजय माकन ने भी मुद्दों पर बात की है, आपने भी की है, लेकिन बड़ा तबका पार्टी, बड़ा तबका आपकी पार्टी का उसी बात पर निशाना और नरेंद्र मोदी। नहीं, देखिए ये सच्चाई है। आप देखिए, मैं अभी मरीन ड्राइव पे आ रहा था, आप किसी अपने कैमरामैन को भेजिएगा, भाग मिल्खा सिंह से बड़ा एक पोस्टर है नरेंद्र मोदी का मरीन ड्राइव पे लगा हुआ, आई एम ए हिंदू नेशनलिस्ट। तो उनको लगता है कि भारत के देश में धर्म को लेकर किसी को राष्ट्रवादी कहा जाए, ये शर्म की बात है। क्या मिल्खा सिंह भारत के लिए नहीं लड़े थे रोम में? तो ये ऐसे ही विभाजक राजनीति आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और यूपीए हमारा जो भी प्रदर्शन रहा है इकोनॉमी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, सिक्योरिटी पे, वो तो भारत देख रही है। इस पर छुपाने का सवाल ही नहीं उठता है। वही तो हमारे मुद्दे होंगे चुनाव पर, हम आत्मविश्वास के साथ और बहुत उम्मीद के साथ उस पर लड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो हिंदू नेशनलिस्ट, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी पर एक बहुत गलत शब्द कुत्ते का उसने किया था, और उसके बाद बुर्का ऑफ जो वेल ऑफ सेक्युलरिज्म, ये आप देख रहे हैं एक कंसिस्टेंट एक तरीके से लोगों में भड़काने की कोशिश हो रही है। इसको हिंदुत्व के नाम पर एक समाज में एक फुट लागने की कोशिश हो रही है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि आपके पास जो बहुत नेता लोग विकास का एक बहाना लेके आ रहे हैं, क्या आपको इसको लेके आपको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी ये अहम सवाल है जो शायद देश की जनता के मन में इस वक्त होगा कि उनसे जुड़े मुद्दों पर कौन बात करेगा? बेरोजगारी की कौन बात करेगा? नौकरियां लोगों के पास नहीं है, इसकी कौन बात करेगा? महंगाई बढ़ रही है, इसकी कौन बात करेगा? सीपी ठाकुर जी, कांग्रेस क्या छुपा रही है, ये सवाल तो हम उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ रही है, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ रही है इस तरह की बातें करने की? क्या विकास के मुद्दे पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं? नहीं, वो तो जब कोई भाषण देता है वो लहजे में कुछ बोल देता है, लेकिन कांग्रेस तो सब चीज़ को छिपा रही है देश के सामने। भ्रष्टाचार को एक योजनाबद्ध तरीका से कांग्रेस पार्टी छिपा रही है। उसी तरह जो हमारे रुपए की जो हालत है, हमारी आर्थिक व्यवस्था जो छिन्न भिन्न हो रही है, उसको छिपा रही है। उसको कोई फेस करने के लिए तैयार नहीं है।
हमारा विकास हर जगह जो अवरुद्ध हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गड़बड़ा रहा है, उसको हम लोग बात करें। बहुत सारी समस्या है जो देश के सामने है और हर व्यक्ति को इसके लिए सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी बार बार दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि वो छुपा पाए अपनी कमियों को इस आड़ में, क्यों नरेंद्र मोदी ये मौका दे रहे हैं? फिर नरेंद्र मोदी मौका, उनको लगता है कि उनको कोई भी आदमी देश के लिए अगर सोचता है तो उसकी चिंता होती है कि विकास क्यों नहीं मेरे देश को हो रहा है, हमारे यहाँ इतना युवक है, उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, स्किल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, रिसर्च हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। अब तक हम कोई भी जो युद्ध का जो अस्त्र है हम बना क्यों नहीं रहे, हम विदेश पर क्यों आधारित है। जो सारी बातें हैं उसको कोई भी जो रेशनल थिंकर होगा वो सोचेगा कि हमको इस पर करना है। अली अनवर साहब कहा कि कांग्रेस इसको सब छिपाना चाहती है। ठीक है अली अनवर साहब, सीपी ठाकुर जी कह रहे हैं कि चिंता है नरेंद्र मोदी को देश की, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छुपा रही है। क्या नरेंद्र मोदी वाकई सिर्फ चिंताएं जाहिर कर रहे हैं? क्या यही है उनकी राजनीति? नहीं, देखिए मैडम, आप ही के चैनल पर जसवंत सिन्हा साहब का बाइट आपने सुनाया। हमको लगता है कि खुद बीजेपी के अंदर कुछ लोग चिंतित हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के अल्फाजों का और शब्दों का और प्रतीकों का, मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निहायत गलत है। और देखिए, इनके संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास को मुद्दा बनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अलग राग अलाप रहे हैं। तो इन लोगों का कई चेहरा है, ये रावणमुखी लोग हैं। एक चेहरा कुछ और बोलता है, दूसरा चेहरा कुछ और बोलता है। अमित शाह कुछ और बोलते हैं, आडवाणी जी नागपुर जाते हैं और मोहन भागवत साहब से मीटिंग करते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अलग अलग चेहरे। विजय, क्या अलग अलग चेहरे अलग अलग बातें सामने रख रहे हैं बीजेपी की तरफ से? नहीं, दोनों लोग अलग अलग चेहरे अपने सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जब पुणे में गए थे, कॉलेज में भाषण देने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने 2500 लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया फेसबुक पे कि आखिर मैं क्या बोलूं, ये युवा वर्ग को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, युवा वर्ग की समस्याएं मैं सामने रखना चाहता हूं। तो क्या युवा वर्ग की समस्याओं में भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब नहीं है? युवा वर्ग की समस्या का मंदिर बना मस्जिद है। और यही बात कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं मैं जगह जगह जाता हूं, युवा वर्ग से पूछता हूं, युवा वर्ग कहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, युवा वर्ग कहता है कि जो भ्रष्टाचार है उनकी प्रगति के अंदर वो रोड़ा अटकता है। तो फिर आपके यहां जब आपकी पार्टी में इतने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो आप खामोश क्यों रहते हैं? तो बड़ा सवाल यह है कि 35 साल के आयु वर्ग के सामने आप कौन सी चीज रखने जा रहे हैं? संजय, ये बड़ा सवाल है आपकी पार्टी के, जब सारे नेता निकलकर एक ही मुद्दे पर जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बातें उठाई और जो विकास के मुद्दे हैं या जो देश की चिंताएं हैं, जो युवा वर्ग की चिंताएं, उस पर तो जवाब नहीं देते इतनी तेजी से। लेकिन बुर्के का बयान हो या कोई और इस तरह का बयान हो, भड़काऊ बयान हो, उस पर जरूर तेजी से जवाब दिया जाता है। देखिए सुमेरा, कुछ लोग बोलते हैं और हम लोग करते हैं। आपने देखा है नरेंद्र मोदी देश को गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज एनडीए में बीजेपी के साथ सिर्फ 2 और पार्टी है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसीलिए देश सांप्रदायिक राजनीति को नाकार चुका है और उस पर कभी वापस नहीं जाएगा। जहां तक देश को विकास की राजनीति भी तो चाहिए ना? नहीं, एक संजय, देश को विकास भी तो चाहिए। आप इस बात को कैसे नजर, नहीं, बिल्कुल चाहिए और हमने बहुत प्रगति की है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को बहुत लोग डराते रहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसको एक भावुक सब्जेक्ट बना के इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करें। वो इस बात को नहीं मानते हैं कि आरटीआई हमने लाया था, लोकपाल हमने लाया है, विसल ब्लोअर बिल हमने लाया है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल हमने लाया, एक्ट हमने बनवाया है। देश में देखिए, कानून बदलने से ही आप समाज को बदलते हैं। और मैं समझता हूं कि यूपीए के सफलताओं से, उपलब्धियों से आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी घबरा चुके हैं। इसलिए वही पुराना हिंदुत्व एजेंडा पर ही वो जाएंगे और आप देखते रहिएगा, आपके प्रोग्राम पर हम और भी आएंगे और आप यही देखेंगे कि यही उनका रंग होने वाला है। जी, जनता के बीच जा रही है, कोई गड़बड़ है? में जीते हैं संजय जी, इसीलिए हम कर्नाटका में जीते हैं और भाजपा हारा है। इसलिए उत्तराखंड हमने बीजेपी से जीता, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश बीजेपी से जीता है। आप ये यदि आंकड़े देखेंगे तो इस बीच में पिछले 2009 से अभी तक संजय झा का कहना कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी घबराए हुए हैं, इस वजह से इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं।
उनके पास जवाब नहीं होगा। सीपी ठाकुर, नरेंद्र मोदी को बुलाइए जरा, यदि उनको हिम्मत है और यदि हमने कुछ गलत बोला है तो कल आके जवाब दे। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उनकी आवाज नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी को कल बुलाइए यदि उनको हिम्मत है, यदि हम लोगों ने कांग्रेस में कुछ गलत कहा है तो आके कल जवाब दे। सुना, हम तो इंतजार बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जो और तमाम मुद्दे उठाते हैं उस पर आपकी पार्टी की तरफ से उतनी मुखरता से जवाब नहीं दिया जाता। इस तरह के मुद्दों पर जरूर सुबह से हर कोई बयान देता है, या दूसरा जो बयान दिया उन्होंने उस तरह के मुद्दों पर जवाब दिया है सुमेरा जी। रशीद, लेकिन रशीद आपसे मेरा सवाल कि जो अभी बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की अभी राजनीति हो रही है, क्या जो असल मुद्दे हैं देश के सामने, युवाओं के सामने या देश की बड़ी जनता के सामने, वो हाशिए पर ही रहेंगे? क्या इन्हीं मुद्दों पर राजनीति होगी अब 2014 से पहले? जी हाँ, देखिए राजनीतिक दल जो है वो आसान रास्ता चुनना चाहते हैं, कठिन रास्ता जो है वो मुश्किल होता है। मैं संजय की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। संजय तरह तरह की स्ट्रेटेजी, देखिए यूपीए 2 का जो रिकॉर्ड है वो यूपीए 1 की तरह नहीं है। और आने वाली सबसे बड़ा प्रश्न है एक लीडरशिप का, कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसके बारे में पूरी कांग्रेस पार्टी खामोश है और वो कहती है कि जब समय आएगा तब बताएंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस को इस नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी लीडरशिप है, उसका कांग्रेस एक जवाब ले, उसकी काट लेके सामने आए। नहीं तो जो है जनता को इसमें बेचैनी, जो पॉलिसी पैरालिसिस और तमाम बातें होती है, क्योंकि भारत में देखिए प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी है और उसकी तरफ भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। संजय, क्या इस तरह के जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास? जो सवाल अभी रशीद किदवई भी उठा रहे हैं और जो लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे? क्या इस वजह से इस तरह के बयान जब नरेंद्र मोदी देते हैं उस पर आप हमले करते हैं? वो आसान रास्ता है आपके लिए? देखिए सुमेरा, रशीद जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी हुई हैं, उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को कवर किया हुआ है। लेकिन रशीद जी ये खुद जानते होंगे कि ये पॉलिटिक्स का जो एक दौर है वो बदला हुआ है। और इस वक्त मैं नहीं समझता हूं कि अभी हम कोalition में हैं, और जब कोalition में है तो हम अहंकार और घमंड नहीं दिखाना चाहेंगे। हम यदि मान लीजिए कि 2014 में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा तो कौन प्रधानमंत्री होगा उसका ऐलान एक दिन के अंदर किया जाएगा। इसीलिए अभी विषय, आपने सही प्रश्न पूछा था मुझसे, अभी हमारे युवा लोगों के लिए नौकरी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून, महंगाई, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पर ज्यादा गौर देना चाहिए। और सरकार, प्रधानमंत्री इस पर गौर कर रहे हैं। यहां पर व्यक्तित्व पॉलिटिक्स, पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का जमाना खत्म हो चुका है। आप में करिश्मा हो तो अच्छी बात है, परंतु यदि कोई ये सोचेगा कि भाषण देने से लोगों पर, यदि आपको लगता है कि आप लोगों को बहका देंगे गलत गलत बातों से और उनको आप अपने लंबे चौड़े शब्दों से, तो मैं समझता हूं कि ये आपका अपना एक भ्रम है। और भारत के लोगों पर कभी ये, यदि लोगों का ये सोचे कि भारत के लोग जागरूक और समझदार नहीं है, लेकिन ये तो अभी देखना होगा कि व्यक्तित्व की राजनीति का दौर खत्म हुआ है या शुरू हो रहा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सामने आए, क्या उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास भी होगा या नहीं होगा, या यही राजनीति होती रहेगी? इस चर्चा में क्या पक्ष और विपक्ष में तर्क निकलकर सामने आए वो आपको बता दें। सीपी ठाकुर का यह कहना था कि मोदी ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक बात नहीं कर रहे थे, कहने के तरीके पर बात का बतंगड़ बन रहा है। संजय झा का यह कहना था कि कांग्रेस को छुपाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मोदी विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा विजय विद्रोही का यह कहना था कि मोदी के पास विकास का मॉडल है तो मोदी क्यों कुत्ता, बुर्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रशीद किदवई का यह कहना था कि चुनाव के लिए कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, मोदी कांग्रेस की कमी पर चोट कर रहे हैं, असल मुद्दे बैकफुट पर चले गए हैं। एबीपी न्यूज में इस बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।